सो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ शील्डिंग एंड डी शील्डिंग। तो इस टॉपिक में आप समझोगे कि शील्डिंग क्या होती है और डी शील्डिंग क्या होती है और कितनी टाइप की इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो शील्डिंग करते हैं विद एग्जांपल्स। सो अभी तक हमने ये समझा कि जितने टाइप्स के प्रोटॉन्स होंगे उतनी टाइप के उसके एनएमआर के सिग्नल आएंगे, राइट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में हम ये देखेंगे कि एनएमआर स्पेक्ट्रम में वो सिग्नल आएगा कितनी वैल्यू पे। पहले तो हमने नंबर चेक किया कि 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि उसकी पोजीशन क्या होगी। तो जितना अभी तक हम एनएमआर कर चुके हैं वी नो कि वो सिग्नल जो बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाए जब कम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है तो उसको कहते हैं दैट सिग्नल अपीयर एट लो फील्ड। और कोई सिग्नल अगर बहुत ज़्यादा वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे है तो उसको कहेंगे हाई फील्ड। जो हाई फील्ड होता है उसको शील्डिंग के साथ कनेक्ट करते हैं, जो लो फील्ड होता है उसको हम डी शील्डिंग और डाउन फील्ड कहते हैं। नाउ सो सिग्नल्स में नंबर ऑफ सिग्नल और पोजीशन ऑफ सिग्नल ये हमें पता होनी चाहिए एनएमआर स्पेक्ट्रम में। और जैसे कि हमने अभी देखा कि पोजीशन ऑफ सिग्नल किस पे डिपेंड करती है, क्या उसमें शील्डिंग हो रही है, अगेन शील्डिंग हो रही है तो सिग्नल कहाँ पे आएगा। अगर शील्डिंग हो रही है तो सिग्नल बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू ऑफ अप्लाइड फील्ड पे आएगा, यानी कि बहुत दूर जाके आएगा। और अगर डी शील्डिंग हो गई है तो सिग्नल पहले ही अपीयर हो जाएगा। नेक्स्ट वी नो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ प्रोटोन। मिथाइल का प्रोटोन होता है, मिथिलीन का प्रोटोन होता है, CH प्रोटोन होते हैं जिनको हम कंबाइंडली एलिफेटिक कैटेगरी में डाल सकते हैं। फिर बेंजीन के अंदर भी प्रोटोन्स होते हैं। देन देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ प्रोटोन्स विच आर अटैच्ड टू दीज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, देन हेट्रो एटम लाइक सल्फर है, हैलोजेंस है। सो अब हमें ये देखना है कि हमें बेसिकली अभी तक ये अंडरस्टैंडिंग हुई कि जब हमने एनएमआर लेना है तो फर्स्ट थिंग कि हमारा जो न्यूक्लियस है उसकी म्यू जो आई वैल्यू है इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और जब हमारे पास कुछ इस तरह का न्यूक्लिया है, जैसे कि हम प्रोटोन को स्टडी कर रहे हैं तो प्रोटोन की आई वैल्यू होती है 1/2। तो जैसे ही हमने अपने कंपाउंड को लिया हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में लगाएंगे तो क्या होएगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट और इंट्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज़ कि जैसे ही आपने प्रोटोन को यानी कि जो भी आपका कंपाउंड है उसको मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपोज किया, यानी कि आपने वो सारा सेटअप किया, रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर लगाया, सब कुछ आपने सेट कर लिया जो हम एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर में कर चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, अब मैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को एक नाम दूंगी कि दिस इज प्राइमरी फील्ड। तो क्या होता है, जो भी आपका एटम है उस एटम के अंदर हम न्यूक्लियस की अगर बात कर रहे हैं तो उस न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो जैसे ही हमने बाहर से मैग्नेट लगाए, मैग्नेटिक फील्ड दी, तो ये जो न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी सर्कुलेशन स्टार्ट कर दी, राइट। उनकी मूवमेंट शुरू हो गई और जैसे ही इनकी मूवमेंट शुरू हुई तो एक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि वो पहले नहीं थी, इंड्यूस करवाई गई। और किसने करवाई, जब हमने बाहर से मैग्नेट लगाए। सो होपफुली दिस थिंग इज क्लियर कि पहले हमने बाहर से मैग्नेट लगाए जिसको हम बोलेंगे कि वो हमारी प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड है। अब हमने वो कंपाउंड लिया है जिसमें प्रोटोन है, प्रोटोन की आई वैल्यू 1/2 होती है, दैट इज एनएमआर एक्टिव। तो क्या हुआ कि जो प्रोटोन के बाहर इलेक्ट्रॉन है उसकी सर्कुलेशन स्टार्ट हो गई ना। वो अकेला नहीं है, अगर मैं मिथाइल की बात कर रही हूँ तो वो 3 प्रोटोन है, अगर मैं मिथिलीन की बात कर रही हूँ तो वो 2 प्रोटोन है। सो ओवरऑल समरी क्या हुई कि सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई जिसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। नाउ अगेन मैंने इसकी कैटेगराइज किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब एनएमआर का रिकॉर्डिंग हो रही होती है, एनएमआर स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड हो रहा होता है, तो उस टाइम पे उस सीन के अंदर 2 तरह की मैग्नेटिक फील्ड होती हैं। एक वो जो हम बाहर से लगाते हैं जिसको हम कहते हैं प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड, और एक वो होएगी दैट इज बिकॉज ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आई रिपीट, सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉट प्रोटॉन्स। तो इसको हम कहेंगे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये बाहर से लगाई, ये अंदर जनरेट हुई। अब ये दोनों प्रॉब्लम करेंगी जिस वजह से शील्डिंग या डी शील्डिंग होएगी।
नाउ अगर तो ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में हमने बाहर से फील्ड अप्लाई की है, तब क्या होएगा, जब ये दोनों एक डायरेक्शन में होंगी तो सिंक्रोनाइजेशन हो जाती है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये एक दूसरे को रीइंफोर्स करेंगी, यानी कि ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी। लेकिन अगर उल्टा हुआ, उल्टे होने का मतलब कि इन दोनों की डायरेक्शन उल्टी है तो एक दूसरे को अपोज करेंगी। अपोज करने का मतलब क्या है कि उस केस में सिचुएशन ऑपोजिट जाएगी। तब हम इसको नेक्स्ट डिटेल में लेते हैं कि कौन से ऐसे प्रोटॉन हैं जिसमें ये एक दूसरे को रीइंफोर्स करती हैं और कौन सी टाइप के प्रोटॉन हैं जिसमें ये एक दूसरे को अपोज करती हैं। अब हम एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें क्या होता है कि ये जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि सर्कुलेशन ऑफ जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, उनकी जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होती है, इट इज ऑपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड। आई रिपीट, ये हमारी प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारी सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है। इनके एरोज को ध्यान से देखो, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसल आउट कर रहे हैं, राइट। कैंसल आउट करने का मतलब इसको हम कहते हैं देयर इज अकरिंग शील्डिंग, राइट। अब आ जाते हैं, ये बेंजीन की एग्जाम्पल है। अब बेंजीन में कौन सी टाइप के इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर मैं अल्कीन अल्काइन की भी बात करूं तो उसमें भी कौन सी टाइप के इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे आर पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन में एस फॉर सिग्मा एंड एस फॉर शील्डिंग अपने दिमाग में आप सेट कर लो। अब मैं बेंजीन की बात कर रही हूँ। नाउ सी दिस पिक्चर क्लियरली। पहले हम सिर्फ एरोज को देखते हैं। ये हमारी प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें हमें दो चीजें नजर आ रही हैं कि कुछ पार्ट मॉलिक्यूल का ऐसा है जिसमें ये एरोज ऑपोजिट है, राइट। अप्लाइड फील्ड और इंड्यूस फील्ड ऑपोजिट है। और कुछ पार्ट ऐसा है, जैसे मैं यहाँ पे देखूं कि ये एरो भी इसी डायरेक्शन में है और ये एरो भी इसी डायरेक्शन में है। नाउ अगर हम ओवरऑल देखें तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगी, क्योंकि कुछ पार्ट में ये ऑपोजिट है और कुछ पार्ट में ये सेम है। अब आप ये देखो, यहाँ पे उसने एक टर्म लिखी हुई है रिंग करंट। रिंग करंट का मतलब होता है क्योंकि जैसे ही आप बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो और उस वजह से क्या होता है कि जो बेंजीन है, इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करते हैं। जैसे उनकी सर्कुलेशन स्टार्ट होती है तो ऑब्वियसली अभी हमने पढ़ा एक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। वो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है क्योंकि उसकी मूवमेंट इस तरह से है, तो उसको हम कहते हैं रिंग करंट। नाउ आपको यहाँ पे दो टर्म्स और नजर आ रही हैं। दिस इज इंड्यूस्ड डायामैग्नेटिक, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिजल्टेंट पैरामैग्नेटिक फील्ड। डाया का मतलब होता है कैंसल आउट होना, पैरा का मतलब होता है नेट कुछ वैल्यू आनी। अब हो क्या रहा है, बेंजीन में जो उसकी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो एक ही है। जैसे यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है और यहाँ से घूम के जा रही है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि बेंजीन में शील्डिंग होती है कि डी शील्डिंग, देखो अगर मैं बेंजीन की बात करूं तो बेंजीन के सेंटर में यानी कि इस पार्ट पे डी शील्डिंग हो रही है, क्योंकि शील्डिंग हो रही है क्योंकि ये कैंसल आउट हो रहे हैं। लेकिन हम अगर एनएमआर में प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मेन पिक्चर किस पे फोकस होनी चाहिए, प्रोटॉन पे। तो प्रोटॉन पे आप देखो कि ये दोनों एक डायरेक्शन में है। नाउ जब हम पीएमआर लेंगे तो पीएमआर में प्रोटॉन की स्टोरी आती है। यहाँ पे क्या हो रहा है वो उस कंसर्न में नहीं आएगा। दैट मीन्स बेंजीन के केस में पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम प्रोटॉन वाले पार्ट पे देखें तो इट इज डी शील्डिंग, लेकिन अगर हम सेंटर में देखें तो दिस इज शील्डिंग। नाउ वी आर कंसर्न्ड अबाउट प्रोटॉन कि प्रोटॉन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से है। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या होगी, डी शील्डिंग। हमने पढ़ा था डी शील्डिंग का मतलब क्या होता है, वो प्रोटॉन जिनमें डी शील्डिंग होती है उनका सिग्नल कहाँ पे आ जाएगा, लो फील्ड पे। और वो प्रोटॉन जिनकी शील्डिंग होती है जैसे सिग्मा इलेक्ट्रॉन थे, उनका सिग्नल कहाँ पे आएगा, बहुत ही ज्यादा वैल्यू पे। अब मैं एक दो एग्जांपल्स और लूंगी, देन वी विल स्टडी कि क्यों ये लो वैल्यू पे आता है और क्यों ये हाई वैल्यू पे आता है। नाउ कमिंग टू अल्काइंस, राइट। ये है हमारे पास एक एल्डिहाइड की एग्जांपल है एंड सेकंड वन इज एसिटिलीन। तो अगर आप एसिटिलीन को देखो, अगेन इसमें ओवरऑल एक डायरेक्शन। सबसे पहली चीज तो आप ये देखो कि एसिटिलीन नॉर्मली हम मॉलिक्यूल को इस वे से बनाते हैं। यहाँ पे हमने उसको परपेंडिकुलर शो किया।
तो एसिटिलीन के केस में अगर क्वेश्चन आए कि यहाँ पे शील्डिंग होती है या डी शील्डिंग होती है, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल को हमने किस तरह से ओरिएंट किया है। ओरिएंट करने का मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड, और अगर आप देखो तो जो एसिटिलीन है वो भी सेम डायरेक्शन में है, यानी कि इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और इसी डायरेक्शन में हमने एसिटिलीन को रख दिया। रादर देन नॉर्मली हम मॉलिक्यूल को इस वे से अलाइन करते हैं। अलाइन का मतलब दैट इट इज परपेंडिकुलर। नाउ फोकसिंग ऑन दिस थिंग, अब यहाँ पे हमें ये नजर आ रहा है कि जो अप्लाइड फील्ड है और मॉलिक्यूल एक डायरेक्शन में है। नाउ अब हम देखते हैं कि जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन क्या है, तो ये इस वे से घूम रही है, राइट। अब हमारा मेन फोकस कहाँ पे होना चाहिए, बाकी जगह पे शील्डिंग हो रही है या डी शील्डिंग हो रही, उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं। अब हम प्रोटोन के अराउंड आते हैं। ये हमारा प्रोटोन है, इस प्रोटोन के पास एरो की डायरेक्शन क्या है, इस प्रोटोन के पास एरो की डायरेक्शन इस वे में है, आपको नजर आ रहा है। दैट मीन्स ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं। इसका मतलब एसिटिलीन में क्या होती है, शील्डिंग, राइट। अब आते हैं इस तरफ। ये है जी कि अगर आप एक्स यहाँ पे ऑक्सीजन ले लो, उसने आगे नीचे एग्जांपल दी हुई है, लेट्स से एक्स इज ऑक्सीजन और इट इज सी का मतलब ये एल्कीन भी हो सकती है, ये एल्डिहाइड भी हो सकती है, तो दोनों केसेस में सेम होता है। नाउ सी, यहाँ पे हमने मॉलिक्यूल को इस वे से रखा है, यानी कि मॉलिक्यूल इज अलाइंड परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड। यहाँ पे इट वाज अलाइंड लाइक दिस, राइट। अगर हमने इस वे से अलाइन किया है तो अगेन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अगेन अब हमने कहाँ पे फोकस करना है, हमने प्रोटोन पे फोकस करना है। तो इस प्रोटोन का यहाँ पे जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का एरो क्या है, दिस, और यहाँ पे भी क्या है, लाइक दिस, यानी कि ये एक दूसरे को क्या कर रही है, रीइंफोर्स। यानी कि अल्कीन में क्या हो रही है, इट मीन्स अल्कीन में होती है डी शील्डिंग, एल्डिहाइड में होती है डी शील्डिंग। तो अब हम इसको ओवरऑल समराइज करते हैं। शील्डिंग किस किस में होती है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स में और अल्काइंस में, बट यहाँ पे मैं मेंशन करूंगी कि जब हमने अल्काइन को अलाइन किया हुआ है किस डायरेक्शन में, पैरेलल टू द अप्लाइड फील्ड। अगर अब हम थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाएं, अगर हमने अल्काइन को भी इसी वे से रखा होता तो सेम स्टोरी होनी थी। दैट मीन्स जो अल्काइन है इसमें शील्डिंग भी होती है, इसमें डी शील्डिंग भी होती है, बट मोस्टली क्योंकि यही हमारी अलाइनमेंट होती है, यानी कि हम उसको पैरेलल रखते हैं, तो अगर आपसे ओरिएंटेशन ना मेंशन हो तो आप सीधा लिखोगे कि इट इज शील्डिंग। लेकिन अगर ओरिएंटेशन उसने मेंशन किया है दैट व्हेन अल्काइन इज अलाइंड परपेंडिकुलर, अगर वो परपेंडिकुलर रखा है तो डी शील्डिंग होएगी, अगर वो सेम डायरेक्शन में रखा है तो शील्डिंग होएगी। अगर वो सेम डायरेक्शन में रखा है तो शील्डिंग होएगी, अगर वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा है तो डी शील्डिंग होगी, जैसे कि इनमें हो रहा है। सो हमने इसको समराइज कर दिया कि शील्डिंग एक्चुअली किस किस में होती है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स एंड अल्काइंस, और डी शील्डिंग कहाँ पे होती है, इट इज बिकॉज ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि अल्काइंस में। अगेन ये हमने पाई इलेक्ट्रॉन को फिर से दोबारा से किया है कि सर्कुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन से शील्डिंग भी हो सकती है, डी शील्डिंग भी हो सकती है। अगेन सेम एग्जांपल आ रही है अल्काइन की, देन अल्कीन, बेंजीन, एल्डिहाइड, इन सब में क्या होती है, डी शील्डिंग। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज शील्डिंग हो गई, डी शील्डिंग हो गई, यानी कि कहीं पे वो ऑपोजिट आ गया, कहीं पे वो सेम आ गया, कहीं पे ऑपोजिट है, कहीं पे सेम है। नाउ द थिंग इज कि ये कैंसल आउट होने से या रीइंफोर्स होने से जो हमारा सिग्नल है उसकी पोजीशन किस तरह से चेंज होती है। सो अब हम ये समझने लगे हैं कि शील्डिंग और डी शील्डिंग से पोजीशन क्यों इफेक्ट होती है। देखो फॉर एग्जांपल ये एक प्रोटोन है, राइट। इस प्रोटोन को एनएमआर का सिग्नल शो करने के लिए, यानी कि जो फ्लिपिंग के लिए कुछ वैल्यू चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की। सपोज मैंने ये वैल्यू लिख दी कि इसको 220 वैल्यू चाहिए। नाउ सपोज हमने बाहर से जो मैग्नेट लगाए हैं वहां पे वैल्यू है, लेट्स से दिस इज 200, यानी कि बाहर से जो हम जोर लगा रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो 200 है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रोटोन, अगर सपोज करो ये बेंजीन का प्रोटोन है, ठीक है, और इसकी जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही है वो भी सेम डायरेक्शन में है, तो क्या होएगा,
इसको कितना चाहिए 220, 200 बाहर से मिल गया और 20 कहाँ से मिल गया, जो इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है। तो उस केस में क्या हुआ, क्योंकि जो चाहिए था वो आराम से मिल गया, थोड़ा इसने दे दिया, थोड़ा इसने कंट्रीब्यूट कर दिया, तो जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड लगानी शुरू की सिग्नल स्टार्टिंग में ही आ गया, राइट। इसको हमने कहा डी शील्डिंग, क्योंकि ये डी शील्डिंग हो रही है। एंड दूसरी चीज क्या है, दैट इट अपीयर्स एट लो फील्ड। अब दूसरी सिचुएशन लेते हैं, सेम स्टोरी, इसको 220 ही चाहिए, बाहर से हमने 200 लगाया। अब सपोज करो कि ये प्रोटॉन है सिग्मा बॉन्ड का, जिसकी होती है शील्डिंग, और उसमें डायरेक्शन क्या आती है, हमने देखा कि ऑपोजिट। यानी कि सपोज करो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वैल्यू है 100, ठीक है जी। बाहर से लगाया 200, क्योंकि ये ऑपोजिट है तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, यानी कि 200 में से 100 तो निकल गया। तो ओवरऑल ये प्रोटॉन कितना फील करेगा, 100 का मतलब ये है कि बाहर से हमें और मैग्नेटिक फील्ड देनी पड़ेगी, और का मतलब सिग्नल दूर जाके एट हाई मैग्नेटिक फील्ड अपीयर होएगा। दैट इज द रीजन। तो क्योंकि मेन मुद्दा यहाँ पे क्या है, मेन पॉइंट ये है कि प्रोटॉन टोटल कितना एक्सपीरियंस करता है। उसको जैसे उसको खाने के लिए 2 चपाती चाहिए, एक अगर बाहर से मिल गई और एक अंदर से अरेंज हो गई तो उसका काम जल्दी हो जाएगा। बट ऑन द अदर हैंड अगर यहाँ पे ही जो उसके पास है और जो बाहर से आ रहा है वो कैंसल आउट होएगा, तो आपको बाहर से ज्यादा सप्लाई देनी पड़ेगी। ये हो गया। दैट इज द रीजन कि जहां पे जितनी ज्यादा शील्डिंग होएगी वहां पे सिग्नल आपका उतनी ही दूर जाके आएगा, क्योंकि बाहर से हमें और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देनी पड़ेगी। अब इन टर्म्स को इनके नाम के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। शील्डिंग, शील्ड का मतलब क्या होता है, जो चीज प्रोटेक्ट करती है। तो जहां पे भी शील्डिंग होती है उसका मतलब है कि ये जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है ये इस प्रोटॉन को बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड से शील्ड कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, यानी कि उसको उसके कांटेक्ट में आने नहीं दे रही। दैट मीन्स ये कैंसल आउट कर रही है। तो जहां पे शील्डिंग होएगी, इस तरह से प्रोटेक्शन होएगी, उस तरह से बाहर से जोर ज्यादा लगेगा। और डी शील्डिंग, डी का मतलब होता है कि रिमूव हो गई शील्डिंग। डी का मतलब क्या है इस केस में, कि उसने उसका हाथ पकड़ लिया, बिकॉज नाउ दे आर इन द सेम डायरेक्शन। जैसे हमने बोला था कि अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड और जो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन का मतलब वो बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड का साथ दे रही है अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको हम बोलेंगे डी शील्डिंग। डी मीन्स उसने रिमूव कर दिया शील्ड को। सो डी शील्डिंग से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड वो ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा, बाहर वाली और अंदर वाली भी सेम डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, सिग्नल विल अपीयर एट लोअर वैल्यू। सो व्हेन इंड्यूस्ड फील्ड इज ऑपोजिट देयर अकर शील्डिंग। द इफेक्टिव फील्ड, इफेक्टिव का मतलब होता है जो एक्चुअल में वो फील कर रहा है। जैसे अगर आपने बाहर से 200 लगाई, अगर ये कैंसल आउट हो गई तो वो एक्चुअल में इफेक्टिव फील्ड कितनी फील कर रहा है, दैट विल बी 100, लेकिन उसको फ्लिपिंग के लिए 220 चाहिए, तो आपको बाहर से और जोर लगाना पड़ेगा। जोर लगाने का मतलब बाहर से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ेगी। सो द इफेक्टिव फील्ड एक्सपीरियंस बाय द प्रोटॉन विल डिक्रीज, देयरफॉर मोर एंड मोर मैग्नेटिक फील्ड हैज टू बी अप्लाइड एंड देयरफॉर सिग्नल विल अपीयर एट हाई फील्ड, जिसको हम कहेंगे अप फील्ड। दूसरा क्या है जी, अगर ऑपोजिट फील्ड और जो अप्लाइड फील्ड है दे रीइंफोर्स, रीइंफोर्स का मतलब होता है दोनों ही सेम डायरेक्शन में हो, तो क्या आएगा, देयर अकर डी शील्डिंग। नाउ द इफेक्टिव फील्ड एक्सपीरियंस बाय द प्रोटॉन विल बी इंक्रीज्ड, right, and therefore signal will appear at low, H naught is applied field, that means the signal will appear at lower field. So that's all about shielding and de-shielding.